बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। एक तरफ इस्लामाबाद में होने वाली हमारी पावर पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का शहर कोयटा है, जहाँ पे इस वक्त 11 गरीब मजलूम हज़ारा मज़दूर जो हैं उनकी लाशों के साथ उनके लवाकिन एक मुजाहरा कर रहे हैं। तो इस वक्त इस्लामाबाद में क्या बातें हो रही हैं? इस्लामाबाद में अपोजिशन कह रही है कि हम हुकूमत को बहुत जल्द फारग, हुकूमत कह रही है कि ये जो अपोजिशन है ये ख़ुद फारग हो चुकी है, लेकिन जो हज़ारा मज़दूर हैं उनकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आज हम ये बात तो रोज़ करते हैं, आज भी करेंगे कि जो अपोजिशन कहती थी कि जनवरी तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो जनवरी तो आ गया और हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। लेकिन हम आज गुफ्तगू का आगाज़ उन मज़लूम हज़ारा बरादरी के लोगों से करेंगे जो बलूचिस्तान में रहते हैं और वो वहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत तो ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन हज़ारा बरादरी जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म करने का सिलसिला जारी है। आज हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब। इनसे तो हम पावर पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, लेकिन हज़ारा बरादरी जो है उसकी ट्रेजडी पे बात करने के लिए हम आपको कोयटा लिए चलते हैं। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जनाब सलमान अशरफ साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान अशरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। सलमान अशरफ साहब, आप इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर हज़ारा बरादरी का धरना चल रहा है, और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी पहुँच गए हैं कोयटा। ये बताइए कि ये जो हज़ारा बरादरी के लोग हैं जो लाशों के साथ धरना दे रहे हैं, ये सूबाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे, और वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद से ट्रैवल करके कोयटा क्यों जाना पड़ा है? मीर साहब, मैं इस वक्त मगरिबी बाईपास पे मौजूद हूँ, जहाँ पे पहली बार नहीं, इससे पहली बार भी इनकी सूरत हाल पे हम रिपोर्ट करते रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल रहा कि सूबाई हुकूमत से वो बात क्यों नहीं करते, तो अब से कुछ देर कबल 3 सूबाई वज़रा यहाँ आए थे जिन्हें यहाँ से नाकाम लौटना पड़ा है, उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। और ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं लवाइकीन और जो जिरगे के लोग, उन्होंने उन्हें सिंपल अल्फाज में ये कहा कि अगर आप कल आ जाते, बर वक्त आ जाते, तो तमाम सूरत हाल देखी जा सकती थी, आपसे बात की जा सकती थी, लेकिन अभी ऐसा वक्त नहीं है कि आपसे बात की जा सके, और वफाकी वज़ीर दाखिला आएंगे, हम उनसे बात करेंगे। सॉरी। अच्छा, ये सलमान साहब ये बताइए कि ये जो इस वक्त यहाँ पे धरना चल रहा है, इसमें जो लोग हैं इनका ताल्लुक क्या किसी खास सियासी जमात से है या ये आम लोग हैं? जी, यहाँ पे जो धरना है वो MWM की जानिब से ये स्टेज सजाया गया था, लेकिन बाद अज़ां जो मछवाके के शोधा थे उनके लवाइकीन अपनी मैयतों के साथ यहाँ पे आए हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे शरीक हो रही है, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब शामिल हैं। इससे कतई नज़र के उनका ताल्लुक किस जमात से है, किस मजहबी साइड से उनका ताल्लुक है, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं और इस धरने में बैठे हुए हैं। और उनका कहना है कि जब तक इन लोगों के मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो अपना धरना यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद पहुँचे हैं यहाँ पे, वो आएंगे, वो यहाँ पे उनसे बात करेंगे। अगर उनके मुतालबात उन्होंने तो वो यहाँ से अपना धरना ख़त्म करेंगे, बसूरत दीगर वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे और अपने शोधा को तदफीन नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ये बात दुरुस्त है कि ये जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है, 11 मजलूम जो हज़ारा बरादरी के मज़दूर थे उनको ज़िबा किया गया, यहाँ पे कोई पहले एक FC की चेक पोस्ट थी, वो ख़त्म कर दी गई है, जिसकी वजह से ये कत्लेआम करने में उनको आसानी हुई है? जी, इस हवाले से जो दावा किया गया है MWM के साबिक रुकने सूबाई असम्बली आगा रज़ा, उन्होंने जो हमसे बात की थी, उनका कहना था कि जो वहाँ पे सूरत हाल थी कि वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस का हिसार था, वहाँ उनकी चेक पोस्ट थी, जिसे कुछ रोज़ कबल ही वहाँ से हटाया गया, जिसके बाद ये वाक़या रूनुमा हुआ है। इस पर उन्होंने कहा कि इस तमाम सूरत हाल में जो उनके 3 मुतालबात थे, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका कहा कि सूबाई हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ यहाँ पे आके मुज़ाकरात करे, खुद आएँ, इनकी अश्क-जोई और दिलजोई करें। और तीसरा उनका ये कहना था कि जुडिशल जो यहाँ पे कमीशन है उसे कायम किया जाए, ताकि इस वाक़े की मुकम्मल जुडिशल इंक्वायरी हो और जो भी इसमें ज़िम्मेदार हैं उनका किरदार तयन करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में ले जाए।
सबसे अहम पॉइंट उनका ये था कि कोयटा और बलूचिस्तान भर में जहां भी सिक्योरिटी के नाम पर एफसी को तैनात किया गया है, उसकी इस्तबदाद कार और उसकी जो कारकर्दगी है वो अब उतनी मौसर नहीं रही जितनी माजी में थी। या तो उसकी जो कारकर्दगी है उसे मौसर बनाया जाए या फिर उन्हें दोबारा वापस भिजवा दिया जाए। अच्छा, ये बताएं कि ये इसमें इसकी जिम्मेदारी तो कबूल किया है एक कालादम तंजीम ने, जिसका जो दाइश के नाम से मशहूर है। तो ये बलूचिस्तान में पहले भी आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त जब ये खबरें आई थी कि यहाँ पे दाइश मौजूद है, तो उस वक्त के वजीर दाखिला थे चौधरी निसार साहब, उन्होंने तरदीद कर दी थी। तो क्या ये माजी करीब में दाइश की बलूचिस्तान में मौजूदगी की कोई सबूत मौजूद है या नहीं मौजूद? जी मीर साहब, इस हवाले से हमने बहुत से वाकयात रिपोर्ट किए। इवन के कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने बाज़ाब्ता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की या अपने प्रेस नोट जारी किए, प्रेस रिलीज, उन्होंने इसको खुद एडमिट किया और उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज बलूचिस्तान के वहाँ उसकी मौजूदगी के बाज़ाब्ता तौर पे बयानात ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड दिए हैं। इस हवाले से जब हमारी उनकी बात होती थी तो वो कह रहे थे कि ये क्योंकि नेक्सिस में है, दीगर जितनी कालदम तंजीमें हैं, बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे जिस कालदम तंजीम का आपने नाम लिया दाइश का, उसका नेटवर्क बाज़ाब्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन दीगर कालदम तंजीमों के साथ मिलकर वो इक्का दुक्का कार्रवाइयों में यहाँ पे मुलविस रही हैं। इसलिए उनकी मौजूदगी के हवाले से जो है इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस हवाले से हुकूमत ऑन एंड ऑफ दोनों सूरतों में उनकी मौजूदगी का एतराफ़ करती रही है। जी अच्छा, ये आखिर में ये बताएं कि ये जो इस वक्त या आपके पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं, क्या ये नौहे हैं? नौहे हैं यहाँ पे, क्या ये या मातम हो रहा है? जी, इस वक्त जो यहाँ पे हज़ारा बरादरी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने नोहे लगाए हुए हैं। इससे कबल जो मुख्तलिफ उनके उलमा कराम थे, आइमा थे, जो उनकी कमेटी के मेंबरान थे, उनसे बार बार बातचीत करती रही। उनका कहना था कि आज का वक्त भी जो है ना उनके लिए करबला से मुख्तलिफ नहीं, इसलिए वो शोदा करबला की याद में मुनाकिदा ये जो नोहे है वो लगा रहे हैं ताकि जो लवाइकीन है जिन्हें गम मिला है वो उस गम में डूबकर अपने गम को भूल सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ साहब। बात कर रहे थे कोयटा में उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर कि हज़ारा बरादरी इस वक्त 11 मजदूरों की डेड बॉडीज़ के साथ एहतजाज कर रही है, और यहाँ पर एक ऐसा मजदूर भी है, एक ऐसा नौजवान भी है जो 6 बहनों का अकलौता भाई था, और उसकी जो 6 बहनें हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम अपने भाई को दफनाने के लिए उसकी लाश हम खुद उठाएंगी क्योंकि हमारे ख़ानदान में अब कोई मर्द नहीं बचा। नदीम अफजल चंद साहब, शेख रशीद साहब को यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाना पड़ा है, ये इतना अफसोसनाक वाक़या है। क्या वजह है कि जो सूबाई हुकूमत है उसके साथ ये मुतासरीन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है और शेख साहब को यहाँ से जाना पड़ रहा है? ये पूरी जो आपकी हुकूमत है उसकी नाकामी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अमनदीप भाई, ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी जब ऐसा वाक़या हुआ था, मैं खुद एक कमेटी में गया था, हज़ारा कम्युनिटी के धरने में भी हम गए, फिर दूसरी दफ़ा हुआ, फिर राजा परवेश्वर साहब प्राइम मिनिस्टर थे वो गए थे। वहाँ के लोग सूबाई हुकूमत से मुज़ाकरात करते ही नहीं, क्योंकि उनका हमेशा मुतालबा रहा है कि वहाँ जो लोग जो सेक्टेरियन वायलेंस को जो परवान चढ़ाते हैं, जो हवा देते हैं, उनको सूबाई हुकूमत पूछती ही नहीं है। ये ईमानदार, ये उनका पुराना, मेरे कई लोगों से मैं ज़ाती तौर पर मिला हूँ जो हज़ारा कम्युनिटी से हैं या और, तो ये हज़ारा बेचारे जितनी भी मजम्मत की जाए, जितना अफसोस किया जाए, लेकिन अब बात तो मजम्मत से आगे है। कितने सालों से ये लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और सेक्टेरियन बेस पे कोशिश की जाती है इस मुल्क को हवा देने की। और वहाँ पहले भी कोई एक वो मैंगल होता था, पता नहीं क्या नाम था, वो सरेआम फिर रहा होता था, उसके ऊपर वो शफीक था या नसीर था, जो भी था, मुझे नाम नहीं उसका सही याद। और इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो जिनको कोई नहीं पकड़ता था, जिनके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाते थे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस मुल्क को नेशनल एक्शन प्लान पे वापस इस स्ट्रेंथ के साथ काम करने की ज़रूरत है, और फेडरल गवर्नमेंट ने ठीक किया, उनके मुतालबात मानने चाहिए। शेख साहब गए तो अच्छी बात है, जल्दी ज़रा चले जाने चाहिए था, और उनके मुतालबात मानने चाहिए, जो भी उनके मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं। मजलूमों के क्या मुतालबात? उनके मुतालबात यही होंगे कि जो लोग हमें कत्ल कर रहे हैं, बस कातिलों को पकड़े। इनको जब ये कानून का भी यही मुतालबा होता है, आइन का भी यही मुतालबा है। माजी में ऐसे वाक़यात हुए ना, तो मुसलमान गिरफ्तार हुए लेकिन भाग गए। लेकिन हमने तो उस वक्त, मुझे याद है, हमने कहा था कि वहाँ की रईसानी साहब की गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब से हमने कहा था कि ये डमिंग गवर्नमेंट फारग की जाए, और गवर्नर राज लग गया था इन्हीं हज़ारा कम्युनिटी के
कत्ल के ऊपर। अच्छा, और मैं समझता हूँ जितनी भी मजम्मत की जाए, और मीडिया का भी हक है कि इस इशू पे ऐसे तरीके से डिस्कशन की जाए कि हम सेक्टेरियन जंग से बच जाएं। इस मुल्क का ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये ऐसी अंगारी है जिससे हमें बचना चाहिए। जवेद लतीफ़ साहब, क्या आपको ये एहसास है कि जो दाइश है उसने इनको क्यों टारगेट किया है, अगर उन्होंने किया है? क्योंकि दाइश ने यही कुछ जो है वो इराक में किया, उन्होंने वहाँ पर भी फ़िरका वाराना लड़ाई की कोशिश की, इसी तरह की कोशिश वो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, इसी तरह की कोशिश उन्होंने शाम में की है, अब वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। हाँ हामिद मीर साहब, इससे पहले भी पाकिस्तान में फ़िरका वारियत के हवाले से दहशतगर्दी होती रही है, और उस वक्त कौन सी एजेंसियां कबूल करती थीं, कौन सी दहशतगर्द तंजीमें उन वाक़यात को कबूल करती थी, ये भी आपके इल्म में है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए, सिमत चेंज करने के लिए ये ऐसे बयानात मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ या मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें दिलवा देती हैं ताकि आप असल जो मुलज़म है वहाँ तक ना पहुँच सकें। मगर ये जो वाक़या है हामिद मीर साहब, ये पाकिस्तान में बड़ी अच्छी बात की, मुझे अच्छा लगा नदीम अफजल चंद साहब का ये एतराफ़ करते हुए कि वहाँ वज़ीर दाखिला को पहले जाना चाहिए था, जहाँ इन्होंने ये एतराफ़ किया कि सूबाई हुकूमत से वो मुतासरीन मुज़ाकरात पहले भी नहीं करते। जब एजेंसियों को पता है, हुकूमत वक्त को पता है, तो क्यों देर की गई, 3-4 दिन लेट किया गया, इनको पहले जाना चाहिए था। यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, वहाँ जाके करनी चाहिए थी। मगर अब मैं यही कहूँगा कि वो पाकिस्तानी हैं, वो हज़ारा कम्यूनिटी से तल्लुक़ रखते हों या किसी और कम्यूनिटी से तल्लुक़ रखते हों, जो पाकिस्तानी है उसका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। भले वो पीपल्स पार्टी के दौर में कोई वाक़या हो, मुस्लिम लीग के दौर में कोई वाक़या हो, या आज के दौर में कोई वाक़या क्यों ना हो। अच्छा, अब एक सवाल है बड़ा अहम है, ये इस वक्त पाकिस्तानी कौम को इन दहशत गर्दों और कातलों के ख़िलाफ़ जहाद करना चाहिए या हुकूमत और अपोजिशन को एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहाद करना चाहिए? बड़ी अच्छी बात की है हामिद मीर साहब। आप ये देखें 2-2.5 सालों में क्या पाकिस्तान में आइन कानून नाम की कोई चीज़ है? आइन कानून की कोई अमलदारी? अभी भी हम जो बलूचिस्तान के ये जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप किसी को दीवार में चुन देंगे और उसके बाद भी उससे ये तवक्को रखेंगे वो आइन कहता रहे और उसके सामने आइन का खलवाड़ होता रहे? आप मुझे ये बताएं कि जिस किसी शख्स का मतलब उसको सज़ा देना, उसको अजियत देना तो दूर की बात, आप आए दिन रोज़ उसकी किरदार कशी करते रहें, उससे क्या आप सुनेंगे? और अच्छा, मैंने जो जिहाद वाली जो बात की है वो मैंने ऐसे नहीं कर दी। कल आपकी पार्टी का जलसा था साउथ पंजाब में, वहाँ पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिहाद का ऐलान किया है। कुछ सियासी ऐलान नहीं है, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम शरई जिहाद का ऐलान करते हैं। अल्फाज क्या थे उनके, ज़रा सुने। हमने इनके खिलाफ जिहाद शरई का ऐलान किया, इनके खिलाफ मैदान में उतरना, तहरीक चलाना, जदोजहद करना, आइन के दायरे में, कानून के दायरे में मैदान में उतरना, ये सिर्फ सियासी तहरीक नहीं, ऐसी हुकूमतों के खिलाफ इसको शरई जिहाद भी करार दिया। और ये मैं वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जहां पीछे हटना गुनाह कबीरा बन जाता है। अब जवेद लतीफ़ साहब, अगर मैं कहूँ कि ये तो आपकी सियासी लड़ाई है, तो मैं तो सहाफ़ी हूँ, तो मैं तो आपकी इस लड़ाई में या जहाद में शामिल होने के लिए तैयार नहीं, तो मैं गुनाह कबीरा कर रहा हूँ? नहीं हामिद मीर साहब, मुझे ये बताएं कि जब मदीना की रियासत का आप जिक्र करेंगे तो आप उसमें जो 2.5 सालों में आप गुल खिला रहे हैं, उसके बाद क्या कोई ये नहीं कहेगा कि इस हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ लड़ना या इसको हटाना जहाद है? वजह आप मुझे ये बताएं कि लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों की छत उड़ गई है। बिल्कुल ठीक है आप, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप नदीम अफजल चंद के खिलाफ जहाद करेंगे तो कल को यही जो हज़ारा कम्युनिटी के कातिल हैं, कल ये आप दोनों को और फिर मुझे भी ये टारगेट करेंगे। ये ऐसा ही आप ननकाना में आपने जलसा आम में आज के वज़ीर दाखिला से सुना होगा, इमरान खान की मौजूदगी में उसने ये कहा था मार दो, मर जाओ, कोई चीज़ छोड़ो ना। क्या उस वक्त रायविंड के बाहर खड़े होकर, जाती उमरा के बाहर खड़े होकर जलसा आम में लोगों को जब उकसाया जा रहा था, क्या उस वक्त आपको इल्म नहीं था कि ये मामला कहां तक जाएगा? ठीक है। अच्छा जी, नदीम अफजल चंद साहब, अब मामला जहाद तक पहुंच गया, इसका जिम्मेदार इमरान खान है?
देखिए, इस मुल्क में बड़े बड़े मौलवियों ने औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ भी फतवे दिए, आज एक औरत लीडर के साथ खड़े होकर जलसे भी कर रहे हैं। इनके क्या फतवों की ये जो फतवे होते हैं ना, इन फतवों की कोई अहमियत नहीं। और इससे बड़ा मैं समझता हूँ ये भी गुनाह कबीरा है कि आप सियासत को मजहबी लिबादा पहनाने की कोशिश करें और फिर मज़हब की आड़ ले के अवाम को उकसाएँ, अपने स्टूडेंट्स को उकसाएँ या किसी और फ़िरका वारियत की तरफ जाएँ। या जिहाद रियासत का काम है, ये किसी इंडिविजुअल का या किसी सियासी जमात का काम ही नहीं है। आप ठीक है, आप पॉलिटिकल जदोजहद का नाम दें, आप सियासत करें, आप नारे लगाएं, लेकिन किसी आइन और दायरे के अंदर रहते हुए। और मेरे ख्याल में कि अब वो शायद मौलाना की फ्रस्ट्रेशन उस लेवल पे पहुंच गई है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने इस हद तक कल उन्होंने और भी एक दो बड़ी काबिल एतराज़ बातें की, ज़ातियात पे हमले किए उन्होंने। मेरे ख्याल में सियासत को सियासत की हद तक ही रहने दें और आप अपने नजरियात का लेकिन प्रचार ये करें। सियासत को सियासत की हद तक रहने का मशवरा सिर्फ ऑपोजिशन के लिए या हुकूमत के लिए भी, सब के लिए, सब के लिए। तो हुकूमत जो है वो तो नहीं, हुकूमत में मैं समझता हूँ कि ये रवाज चल पड़ा है तो ये गलत है। इससे पहले भी जब भी ये रवाज चल पड़ा है, किसने फ़ायदा उठाया है? कभी फिर हुकूमत और अपोजिशनें चेंज हो जाती होती हैं, डेस्क चेंज हो जाते हैं, लेकिन फ़ायदा अल्टीमेटली नुकसान या पॉलिटिक्स का या आइन का होगा या इदारों का होगा या फ़ायदा किसी और को होगा। अच्छा, अब एक तो आप अगर तारीख पढ़ लें, मौलाना तो कई दफ़ा धरने दे चुके हैं, कई दफ़ा सियासी तहरीकों का हिस्सा बन चुके हैं और कई दफ़ा हम तो खैर स्टूडेंट हैं, ये हमसे सीनियर लोग हैं। मेरे ख्याल में अभी भी पता नहीं किसके इशारे पे ये कर रहे हैं, पता नहीं, आपको नहीं पता? नहीं, कोई इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट नज़र आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही है। जिस तरह इस मुल्क को स्टेबिलिटी से दूर हटाया जा रहा है, एक तरफ कत्लो गारत हो रही है, एक तरफ उसामा सती का दिन दिहाड़े जिस तरह वाक़या हुआ इस्लामाबाद के अंदर और बंदर का जलना पेशावर के KPK के अंदर, और आज ये हज़ारा कम्युनिटी का। ये जो आपने पहले दो वाक़यात को पॉइंट आउट किया है, एक इस्लामाबाद में एक नौजवान 21 साल का नौजवान उसामा सती, उसको गोलियां मारी पुलिस ने। जो मंदर का वाक़या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें पाकिस्तानी मुलव्वस है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट तो मुलव्वस नहीं है। देखिए, आप कुछ भी कैसे इस मुल्क को जो भी स्टेबिलिटी कौन ले जाना चाहता है? सिर्फ इक़्तिदार की जंग है ये। हाँ, अगर सिर्फ इक़्तिदार की जंग है तो बड़ा जुल्म है। अवाम के मसाइल और हैं, अवाम को तो अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। इस वक्त हज़ारा कम्युनिटी को आपकी जमहूरियत चाहिए या आपकी ये जो जहाद आप कर रहे हैं, आप ये जहाद आज करते कि हम फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे। मौलाना अगर आज ये ऐलान करते, मौलाना अगर ये ऐलान करते कि हम उन मजलूमों के साथ हैं, एक लफ्ज़ भी निकला है मौलाना के मुंह से हज़ारा कम्युनिटी के मजलूमों के साथ, तो ये कहाँ की बात करते हैं? इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा हुआ है। अच्छा, अब और ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर फैसला करना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। पब्लिक में अवेयरनेस बड़ी है, पब्लिक में बड़ी अवेयरनेस है, लेकिन सच्ची बात है कि इस मुल्क के साथ इस तरह खलवाड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा जुबैर लतीफ़ साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि डेस्क चेंज होते रहते हैं, यानी कि हुकूमत और अपोजिशन का डेस्क चेंज होता रहता है। हम इतने साल से पार्लियामेंट हाउस को देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो ऊपर जो पार्लियामेंट हाउस में ऊपर जो वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है और नीचे जो अपोजिशन लीडर का ऑफिस है, कई दफ़ा चेंज हुआ है। वहाँ पे बंदे बदलते रहते हैं, बिल्डिंग वही की वही है। तो आप की जो लीडरशिप है, यानी कि PDM की लीडरशिप, मरियम नवाज शरीफ साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप लोग तो कह रहे थे ये जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत तो नहीं गई। ज़रा मैं आपको याद कराता हूँ ये क्या क्या कहते रहे हैं, ज़रा देखें जी क्या कहते थे। अब तहरीक चल पड़ी है, हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। जनवरी की डेट तो फाइनल कॉल दी हुई है APC ने। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला उससे पहले, बहुत पहले काम खत्म हो जाएगा। अब इनके जाने का वक्त आ गया है, ये जनवरी तक के मेहमान हैं। इस्लामाबाद में बैठा हुआ हुकूमत जनवरी तक का ये मेहमान है। अब लिख लो, गारंटी ले लो, जनवरी में हम इमरान को खुदाफिज कह रहे हैं, खुदाफिज। लिख लो, उन्होंने कहा लिख लो, गारंटी ले लो, जनवरी में हम इमरान खान को खुदाफिज कह रहे हैं। जनवरी आ गया है, गारंटी कितने गई? हामिद साहब, मैं गुजारिश कर दूं कि हमने पहली मंजिल पा ली है। अच्छा, वो इस तरह कि जो हम कहते थे, ये कहा जाता था ये सिर्फ नवाज शरीफ का बयानिया है, ये चंद जो सरफिरे लोग हैं उनका बयानिया है।
मगर आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वही बात कर रहा है जो आज से 4 साल पहले नवाज शरीफ ने शुरू की थी। बच्चे में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल है। मैं वो तो एक लीडर है जमात का, एक तो आप ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ का बयानिया एक है? ना सिर्फ उनका एक है बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का बयानिया एक हो चुका है। अब आ जाएं जो आप कह रहे हैं कि आपने दिसंबर में ये मुझे खांसी आ गई है। कोई बात नहीं, लेकिन लग गया है गल हजम नहीं हुई मगर मैं हामिद मीर साहब आपको कोशिश करूंगा कि हजम हो जाए ये बात। मैं अर्ज करता हूं कि बदकिस्मती ये पी के हजम हो जाएगा इंशाल्लाह। बात ये है हामिद मीर साहब के मैंने जो कहा ना कि मंजिल पा ली हमने पहली, वो ये थी कि आज जो हम कहते थे लोगों ने तस्लीम किया कि अगर आइन कानून के दायरे में होती चीजें तो ये महंगाई ये सब कुछ आपने भी एक डेडलाइन दी थी, सुने जी जवेद लतीफ साहब की डेडलाइन क्या थी? शफकत महमूद साहब के पास वजारत जो है वो 15 जनवरी से आगे मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा, शफकत महमूद साहब को घर आना पड़ेगा लेकिन हामिद मीर साहब मैं उस बात पे कायम हूँ। 15 जनवरी पे कायम है? नहीं, डेट आगे पीछे हो सकती है, उसके बाद मैं अर्ज करता हूँ ये देखें ये बगैर किसी इशारे के तहरीक चल रही है। अच्छा, आप ये नहीं कर सकते कि स्विच ऑन ऑफ हो के कोई सुबह खत्म हो जाएगी या पीछे कितना होगा। हाँ, यही मैक्सिमम चंद हफ्ते या एक आध महीना आगे पीछे को हो जाएंगे। सेनेट के इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे आप? मेरा ख्याल है कि जो मेरी जाती राय है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, कोई जमात की फैसला नहीं दे रहा। मेरी राय में सेनेट के इलेक्शन के फौरी बाद होना चाहिए। वजह आप कल को जो लोग कहते हैं कि डायलॉग, हम डायलॉग के हामी नहीं हैं। जो आप कभी बात किया करते हैं ना, पूछते हैं कि ये क्या वो क्या, मैं समझता हूँ कि 70 सालों में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि मैंने अपने लिए सहूलत देखी मगर किसी दूसरे के लिए मैंने वो चीज़ बुरी जानी। तो मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी हो आइन कानून के दायरे में हर चीज़ होनी चाहिए। विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहिए या सिर्फ एक तरफ खेलना चाहिए या चारों तरफ खेलना चाहिए? अब आ जाएं जो हामिद मीर आते हैं उस पर। एक वक्फे के बाद जवेद लतीफ़ साहब से पूछेंगे कि ये कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। वो भाई विकेट के दोनों तरफ तो एक अच्छा बैट्समैन खेलता है, तो इनको अच्छे बैट्समैन चाहिए या सिर्फ विकेट के एक तरफ खेलने वाला चाहिए? इनसे पूछते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। नदीम अफजल चंद साहब ये कहते हैं जैसे लॉन्ग मार्च होगा तो उसके बाद आपकी हुकूमत ख़त्म। मेरे ख्याल में जी अब इनको वापस असम्बली में जिस तरह आने का इन्होंने फैसला किया है तो अब इनको परमानेंटली लेजिस्लेशन की तरफ जाना चाहिए, रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। 2 साल पीछे हुकूमत के रह गए हैं, 2 साल के अंदर रिफॉर्म्स हो जाएं, खा वो इलेक्शन कमीशन की हो, नैब्स की हो, इकानमी के ऊपर हो, लोकल गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन सूबे करें, अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हम लाएँ, तो ये इस मुल्क के मसाइल हल करने की तरफ हम जाएँ। अगर मुल्क को मज़ीद अंधेरों में खेलना चाहते हैं तो फिर ठीक जा रहे हैं जिस तरह जा रहे हैं। अच्छा। फिर यही रवाज अगर चल पड़ा है तो मेरे ख्याल में यहाँ तक है ना जी नज़रिए की बात, तो आप हुकूमत, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि हुकूमत चेंज करने के लिए किसको कहा जाता है? जब ये कहा जाए कि हमने इलेक्टेड गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने पॉलिटिकल गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने किसी और से करने हैं, तो फिर नज़रिए से तो आप वहाँ ही फिर गए पहले दिन ही, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से भी आप फिर गए। तो फिर आप कौन सा नज़रिया है? नज़रिया सिर्फ इक़्तिदार तक पहुँचने को नज़रिया कहते हैं या वाकई वोट को इज़्ज़त? वोट को इज़्ज़त तो फिर उसके लिए तो फिर जेन्युइन रिफॉर्म्स चाहिए, निज़ाम बदलने की बात की जाए। निज़ाम कैसे बदलें? निज़ाम देखें, निज़ाम पॉलिटिकल लोगों ने बैठ के बदलना है, 1973 का आइन जितने बेनिफिशरी है ना, देखिए निज़ाम वो मैं नहीं ये कह रहा कि कोई निज़ाम पार्लिमानी से सदारती निज़ाम की बात मैं नहीं कर रहा। बस ठीक, अच्छा किया। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ही पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत आए, हाँ बिल्कुल, वो यहाँ से निज़ाम बदलने की बात शुरू की जाए, फिर जुडिशल रिफॉर्म्स हो, अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स हो, लोगों को इंसाफ मिले, फिर देखें निज़ाम चेंज होता। क्या बात है जी। अब ये बताएं जनाबे वाला, जनाब मोहतरम जवेद लतीफ़ साहब, ये विकेट के दोनों तरफ खेलना क्या होता है? पहले मैं सुनवा दूँ आपको आपके पहले जो अल्फाज सुनाए जी, क्या कहा था? हाँ ठीक है, 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अभी भी खेल रहे हैं और ये लीडरशिप को पता होता है। एक वक्त ऐसा आ गया है कि आप
पहले वो विकेट के एक जानब थे, अब दोनों जानब खेल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुत्तहिद है, कोई उसमें दोनों जानिब नहीं खेल रहा, कोई ये नहीं कर रहा। आपने कहा कि कुछ 4-6 लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तरदीद कर दी, ये दोनों तरफ खेलना क्या होता है? हामिद मीर साहब, मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मैं समझता हूँ कि आज कौम जिस बात पर इकट्ठी हुई है, जिस बयानिए पर आज पूरी कौम इकट्ठी है, जिस बयानिए पर हम तहरीक चला रहे हैं, वो ये है कि आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ठीक है, उसमें विकेट नहीं है। अब आ जाएं जो आप बात कर रहे हैं कि जो नदीम अफजल चंद साहब ने भी बात की कि अगर आप मुंतखब हुकूमत से डायलॉग नहीं करना चाहते तो आप किससे करना चाहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। हम ये समझते हैं कि ये मुंतखब हुकूमत नहीं है, अब डायलॉग किससे करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि यही वो फ़र्क है जो हम कहते हैं कि अगर किसी और ताकतवर से आपने डायलॉग करने हैं तो वो भी गलत है। मैंने आपने क्रिकेट की इस तरह इस्तेमाल की तो मैंने आपसे यही सवाल पूछा है कि क्या आप उसे अच्छा बैट्समैन समझते हैं जो विकेट के सिर्फ एक तरफ खेलता है, या वो अच्छा बैट्समैन होता है जो विकेट के दोनों तरफ खेलता है? या जोएल लतीफ़ ने ख्वाजा आसिफ को जेल में डलवा दिया ये बातें कर करके। आपका इशारा ख्वाजा आसिफ की तरफ था? चाचा मेरे की तरफ ही था। मेरी अर्ज सुन लें, मैं मजाक कर देता। मैं फिर भी वो दोबारा दोहरा दूं बात अपनी। मैं हामिद मीर साहब अब भी ये समझता हूँ कि लोगों को जिस जगह भूख नंग प्यास के बावजूद भी लोग आपके बयानिए पर खड़े हैं, तो फिर उसी बयानिए पर पूरी जमात लीडरशिप को खड़ा रहना पड़ेगा, अदरवाइज कोई आप पे दोबारा एतमाद नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं बड़े अदब से कि अच्छा बैट्समैन वो होता है जो विकेट के चारों तरफ खेलता है। एक तरफ खेलना कोई अच्छी बैटिंग नहीं है, दो तरफ खेलना थोड़ी सी अच्छी बैटिंग है। जवेल जी साहब आपकी बात नहीं मानना चाहते, आप चारों तरफ खेलना चाहिए, कवर में भी, ऑन साइड में भी, लेट कट भी, फ्लिक भी, सीधा छिक्का भी। आप बैट्समैन की हद तक तो आप ठीक कह रहे हैं, हाँ, मगर 70 सालों में जो चारों तरफ हम खेलते रहे हैं उसी वजह से इस अंजाम को पाकिस्तान पहुंच गया है। और अगर आज भी चारों तरफ खेलना है तो फिर आप ये बंद कर दें हर चीज। तरक्की का तरीका यह है कि सिर्फ विकेट के एक तरफ खेलो। मैं कहता हूं कि तरक्की का, पाकिस्तान की तरक्की का राज इसी में है कि आपको आइन कानून की बालादस्ती के लिए किसी से डायलॉग नहीं करने चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि आप सिर्फ विकेट के एक तरफ खेलते हैं तो वो सारे के सारे फील्डर उसी तरफ लगा देगा और सारी बाकी साइडें खाली हो जाएंगी। ये तो अच्छी सियासत नहीं है। फिर आइन कानून को खत्म कर दें भाई। तो फिर मैं एक ब्रेक ले लेता हूं जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे से पहले जवेल लतीफ़ साहब बता रहे थे कि विकेट के दोनों तरफ खेलना अच्छी बात है या सिर्फ एक तरफ खेलना अच्छी बात है। चंद साहब आपका इसमें क्या ख्याल है? आप भी बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं। नहीं, मैं इस तरह को मैच्योर वर्कर नहीं हूँ, इमेच्योर हूँ अभी। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जो लीडरशिप है, जो बेनिफिशरी होते हैं ना सिस्टम के, वही दोनों तरफ खेलते हैं। अच्छा। और वो कभी नहीं चाहते कि जेन्युइन डेमोक्रेसी, जेन्युइन रूल ऑफ लॉ। चारों तरफ नहीं खेलना चाहिए? नहीं, असूल तो बंदे के होने चाहिए, असूल होने चाहिए बंदे के। आप देखें ना, जब आप चारों तरफ खेलना देखें ना, जब आप क्रिकेट की इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे तो मैं क्रिकेट के हवाले से बता रहा हूँ कि अच्छे बैट्समैन को विकेट के चारों तरफ खेलना चाहिए। आप क्रिकेटर हैं, मैं सियासतदान हूँ, मैं क्रिकेट की इस्तिलाह नहीं समझता। अच्छा, तो सियासतदान जो है वो मैच जो खेलता है उसमें मेरे ख्याल में एक तरफ खेलना। बदकिस्मती है, सियासतदानों में असूलों की जरा कमी नहीं है, इक़्तिदार की कुर्सी पे नजर होती है। आप जवेल लतीफ़ साहब से इत्तेफाक कर रहे हैं, जो उनकी बात है, अगर काश ऐसी हमारी सोच हो जाए तो मैं इत्तेफाक तो करता हूँ। आजकल तो मुस्लिम लीग नून की यही सोच है। नहीं, मुस्लिम लीग नून की सोच नहीं है, चंद लोगों की है। मुस्लिम लीग नून की सोच नहीं है ऐसी, मैं नहीं मानता। मुस्लिम लीग नून की सोच अगर जेन्युइनली ऐसी हो जाए तो फिर बड़ी पार्टी है, अपोजिशन की पार्टी है, वो रूल ऑफ लॉ आइन की तरफ आ जाए तो मेरे ख्याल फिर हालात नहीं, सोच ऐसी नहीं। मैं ये इत्तेफाक नहीं करता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये फैसला कर ले कि हमने रिफॉर्म्स के लिए, जैसा कि आप कह रहे थे, रिफॉर्म्स के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं, ये विकेट के दोनों तरफ खेलना हो जाएगा। नहीं, हुकूमत से मुज़ाकरात, पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए, कोई बिल्कुल दोनों तरफ नहीं होगा।
अल्टीमेटली करने पड़ेंगे। तारीख में देखे ना, शहीद बीबी ने और मियां नवाज शरीफ ने नहीं किए थे। नुसरत भुट्टो साहबा ने, जो भुट्टो साहब की फांसी के वक्त जो लोग थे उनके साथ MRD में नहीं बैठे थे। पॉलिटिकल क्लास को तो अल्टीमेटली भाई बैठना पड़ता है एक जगह। मैं बड़े अदब उससे बड़ी तलखी तो नहीं हुई ना, बड़े अदब कहाँ फांसी, उतनी तलखी तो अब नहीं है ना। मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं फिर भी बड़े अदब से नदीम अफसर चांद साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा, भले इनको बुरा लगे, मगर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल हकीकत थे। आज अगर आप उसको मुआवजा आज की हुकूमत से करें, मैं नाम नहीं लेता, एक सेकंड मेरी बात तो सुन रही है ना, इस तरह ना करें, मैं ये ना करें, आपका हक है, आपका हक है, मगर मुझे कहने की इजाज़त दें। मैं कहता हूँ कि किसी तौर मुनासिब नहीं है, इसलिए कि जब बंदा खुद इतराफ़ कर रहा हो, जो बंदा चीफ एग्जेक्टिव हो और होते हुए ये कहे कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लोग भूख से मरते हैं, मर जाएं। ये कहाँ कहा उन्होंने? यस, ये इमरान खान साहब ने एक अपने इंटरव्यू में, शायद किसी दुनिया या समा के किसी एंकर को ये इंटरव्यू देते हुए कहा कि लोग भूख से मरते हैं तो मर जाएं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात। एक सेकंड, उन्होंने ये कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। एंकर ने सवाल किया कि लोग भूख से, प्यास से मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूं। उन्होंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मगर मैं अब भी ये कहूँगा हामिद मीर साहब, नहीं, रियासत मदीना के हुक्मरान की तो जिम्मेदारी होती है। रियासत के मदीना के आपको कोई आसार नजर आए हैं 2.5 सालों में, तो फिर आप इनको और कहने का मौका दें। मौलाना तारक जमील साहब फरमाते हैं कि कम से कम इमरान खान रियासत मदीना की बात तो करता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो रियासत मदीना में तकड़ों का एहतसाब शुरुआत हुई है ना। जो बंदा नाम ले उन पाक हस्तियों का, उस पाक सरजमीन का, तो उसके बाद आपने अभी ये एक कोट किया 21 साला बच्चे को, सती जो उसामा सती को, वहाँ आपका क्या ख्याल है? फिर आप इस जैसे कल अभी एक वकील अगवा हुआ इसी इस्लामाबाद से, तो आप बाकी छोटे शहरों का, कस्बों का हाल आप जानते हैं कि फिर गवर्नेंस का क्या हाल होगा, आइन कानून की बालादस्ती। मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं इसलिए ये बात करता हूँ हामिद मीर साहब कि मैं भी अपनी ज़िंदगी की इनिंग तकरीबन खेल चुका। मैं समझता हूँ कि इस सरजमीन ने हमें बहुत इज्जत दी, मगर हमें भी जाते जाते कुछ ना कुछ वापस लुटानी चाहिए चीज़ें। इस तरह मैं समझता हूँ कि अगर जो बात नवाज शरीफ कह रहा है ना, उस पर मनोहन नवाज शरीफ समेत, मेरे समेत, अगर उस पर अमल हो जाए तो पाकिस्तान के 90% मसाइल हल होने की जी चांद साहब इत्तेफाक करते हैं। देखिए, मैं जहाँ तक बात है ना डेमोक्रेसी को मजबूत करना और कहना कि सियासतदानों को क्रॉस द बोर्ड रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की तरफ जाना चाहिए पार्लिमानी निज़ाम में, तो बिल्कुल अगर इसकी तरफ आएँ तो वेलकम, सारे पोलिटिकल लोग वेलकम करेंगे। लेकिन आपके पर्दे के पीछे फिर ये तो नहीं ना आप शरीयत के फतवे भी लगवाएं जलसों में खड़े होके, और फिर आप अंपायर की उंगली की तरफ भी देखें। जो नदीम अफसर चांद साहब अब कह रहे हैं ना, मैं 100% इनसे इत्तेफाक करता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं कहता हूँ कि जो भी जमहूरी सोच रखने वाला है वो आइन कानून की बालादस्ती में ही पाकिस्तान के इस पॉजिटिव तो कोई शक नहीं। इस पॉजिटिव नोट पे आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने चलते चलते एक बड़ी अहम बात याद करानी है आपको, नहीं पूरी कौम को याद ये कराना है कि पाकिस्तानी फौज का एक सरबराह था, उसका नाम था जनरल मूसा खान, और जनरल मूसा खान की सरबराही में पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने 1965 की जंग में हिंदुस्तानी फ़ौज के दांत खट्टे किए थे, और जनरल मूसा खान जो है उसका ताल्लुक़ हज़ारा बरादरी से था। तो जनरल मूसा खान की जो हज़ारा बरादरी है उसके साथ कायद आज़म के पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये आपके लिए और हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। वैसे तो हर किसी के साथ, हर बरादरी के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन जो हज़ारा बरादरी के साथ जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को अगर आपने बहुत बुलंद आवाज़ के साथ कंडेम ना किया, इसकी मजम्मत ना की, तो फिर जो कायद आज़म का जो पाकिस्तान है, हो सकता है वो उसकी जोग्राफियाई सरहदें जो हैं वो वैसी की वैसी रहें, लेकिन सियासी तौर पे, समाजी तौर पे जो कायद आज़म का पाकिस्तान है उसको आप कायम नहीं रख सकते। इसलिए अगर आपने कायद आज़म के पाकिस्तान को बरकरार रखना है तो पाकिस्तान में जो हज़ारा बरादरी समेत जितने भी मजलूम लोग हैं, कौमीतें हैं, उनके हकूक़ के लिए आपको खुलकर आवाज़ बुलंद करनी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।